और देखिए हमारा मेगा इवेंट इंडिया नेक्स्ट लगातार जारी है। आपको एक बार फिर से हम सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त मंच पर मौजूद है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। न्यूज ITV नेटवर्क के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट पिछले काफी समय से एक निगलेक्टेड पार्ट रहा है और जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें मैक्सिमम एम्फेसिस था नॉर्थ ईस्ट का, जिसके आप मंत्री भी हैं, उस पर काफी एम्फेसिस दिया था। 2019 में आप एक उससे भी बड़ी बहुमत के साथ आए। आप इसको कैसे देखते हैं और आपका क्या विजन है एज फार एज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर कंसर्न? धन्यवाद ब्रजेश जी, और एक बार फिर से आपके साथ बैठने का अवसर मिला। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि नॉर्थ ईस्ट की, मुझे लगता है कि जो भी हमें 5 वर्ष में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला, इट्स बीन अ रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेडिट अगर दिया जाए, और मैं एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर की तरह से कहूं, तो जो पर्सनल इंडल्जेंस और पर्सनल आउटरीच रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, हमें शायद इस बात का एहसास नहीं होता, कभी कभी शायद इस बात की तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी का कम से कम 30 बार 30 विजिट्स टू नॉर्थ ईस्ट। मुझे लगता है कि बहुत से पिछले प्रधानमंत्रियों के कुल मिलाकर के दौरों से उसकी संख्या अधिक रही होगी। एक एक प्रदेश में 2-2, 3-3, 4-4 बार उनका जाना। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के ही निर्देश अनुसार एक क्रम बनाया गया कि प्रत्येक पखवाड़े में हर 15 दिन में 8 मंत्री केंद्र के पूर्वोत्तर में रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, देयर विल बी 1 यूनियन मिनिस्टर ईच ऑफ दी स्टेट्स एवरी फोर्टनाइट। तो ये एक तरह का जो नरेटिव बदला आउटरीच का, और वो जो कहा करता थे कि हिंटरलैंड और मेनलैंड, जिस तरह के पत्रकारिता में भी उस प्रकार के एक्सप्रेशन आते थे, वो जाते रहे। एक तरफ तो वो बात हुई, उससे मुझे लगता है कि वो जो बीच में जो खला थी या फासला था, वो जाता रहा। दूसरी तरफ जहां तक विकास और डेवलपमेंट का ताल्लुक, इट इज टू बी सीन टू बी बिलीव। जो लोग पूर्वोत्तर में आज से 6-7 वर्ष पहले गए थे और अब जाकर के होकर के आते हैं, वो स्वयं बयान करते हैं किस तरह का उन्हें एक आश्चर्यचकित करने वाला बदलाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर 2014 में जब ये सरकार आई तो कम से कम 2 प्रदेश ऐसे थे, मेघालय एंड अरुणाचल, जहां पे लोगों ने रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। आज वहां डबल गॉज रेल ट्रैक बन रहा है। ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री ने ही लोकार्पित की। एंड द फर्स्ट एवर ट्रेन टू बांग्लादेश, अगरतला त्रिपुरा से उसकी पटड़ी का निर्माण कार्य जारी है और डोनर मंत्रालय उसकी फंडिंग कर रहा है, प्रॉक्सिमल टू दी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। सड़कों के जाल बिछ गए। इनलैंड वाटरवेज का प्रयोग आरंभ हुआ है। लगभग 10-11 से अधिक ब्रह्मपुत्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, फ्रॉम ब्रह्मपुत्र राइट अप टू बे ऑफ बंगाल, एक तो ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इतनी कि 1/4 ऑफ द यूजुअल कन्वेंशनल मोड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इतनी कि 1/4 ऑफ द यूजुअल कन्वेंशनल मोड। जो रेलगाड़ी से अगर आपको सामान ले जाना है तो 100 रुपए में, तो वहां 25 रुपए में। इसके अतिरिक्त बाहर से बहुत निवेश हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले जापान ने घोषणा की 13,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स थे उनमें उनकी भागीदारी आई। मिजोरम में मुझे लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वप्रथम स्पेशलाइज्ड फूड पार्क, सिट्रस फूड पार्क, पिछले वर्ष अप्रैल महीने से वो काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे ऐसे विकास के कार्य, और जहां तक के रोजगार का संबंध है, लाइवलीहुड का, मैं ये कहूंगा इन ब्रीफ के नॉर्थ ईस्ट इज अ लैंड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स। और जहां जहां जैसे कि दूसरे प्रदेशों में जो विकसित प्रदेश है, वहां पर चूंकि रोजगार के साधन अब धीरे धीरे सैचुरेट हो रहे हैं, तो उस तरफ युवा रुख करने लगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बड़ी खूबसूरत योजना दी थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, इन द फर्स्ट 5-year टर्म। उसमें डोनर मंत्रालय ने एक और प्रावधान जोड़ दिया वेंचर फंड का। कहने का तात्पर्य यह कि अगर कोई भी युवा और ग्रुप ऑफ यूथ अपना भाग आजमाना चाहते हैं पूर्वोत्तर में,
कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए, तो उनका जो इनिशियल वेंचर फंड है वो डोनर मिनिस्ट्री से होगा। और उसका परिणाम देखते ही देखते 2 वर्षों में ये हुआ कि आज हमें दूसरे प्रदेशों से, गुजरात से, कर्नाटका से स्टार्टअप ग्रुप्स आ रहे हैं पूर्वोत्तर में अपना काम शुरू करने के लिए, अपना व्यापार शुरू करने के लिए। तो अद्भुत परिवर्तन हुआ। और उसके साथ साथ बिकॉज ये, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आरंभ में ही एक बात कही थी कि जो प्रदेश कहीं ना कहीं विकास की धारा से छूट गए या प्राथमिकताओं से बाहर रह गए, उनको दूसरे प्रदेशों के स्तर पर लाने का कार्य किया जाएगा। और मैं लगता है कि जब 5 वर्ष हम मुड़ करके देखते हैं तो दैट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट हैज बीन विंडिकेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वी हैव वॉक्ड द टॉक। भले ही उसमें पूर्वोत्तर के प्रदेश थे, भले ही उसमें जम्मू कश्मीर के प्रदेश थे। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था कि भारत माता का संपूर्ण विकास तभी संभव हो कि दोनों भुजाएं बलवान हो, ये नहीं कि पूर्व पीछे रह जाए। और जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी बल तभी मिलता है जब पूर्वोत्तर का विकास हो, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के उस तरफ के जो देश हैं, भले ही वो म्यांमार है, भले ही वो बांग्लादेश है, भले ही वो भूटान है, उनके साथ यदि हमें व्यापार तजारत करना होगा तो हमें वहीं से प्रोडक्ट उगाने होंगे। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि खान पान एक है, ईटिंग हैबिट्स एक, फूड हैबिट्स एक, लाइफस्टाइल एक, कल्चर, तो वहीं का प्रोडक्ट वहां पर उसकी खपत होगी। ये नहीं है कि हम तमिलनाडु या गुजरात से कोई लेकर। तो जितना विकसित नॉर्थ ईस्ट होगा उतना अधिक हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार को बल मिलेगा, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी सप्लीमेंट होगी। और आज दृश्य ये है कि पूर्वोत्तर में हमारे यहां कॉन्सुलेट जनरल कार्यालय खुल गए हैं भूटान के, म्यांमार के, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी अधिक गतिविधि हो रही है। बिल्कुल। मेरा तो कई बार ये मानना होता है कि जैसे पिछले 5 सालों में जितनी बात हम बाकी अन्य इश्यूज की और जिस तरह से आप लोगों का एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो बेहद फिनोमिनल थी। आपका जब इस बार आप कंटिन्यूटी में है, जो पिछले विभाग आपने होल्ड किए थे वो इस बार भी आप विभाग होल्ड कर रहे हैं, डोनर मंत्रालय के आप मंत्री हैं, आपका अगले 100 दिन का क्या एजेंडा है? ये 5 साल के काम हो गए, आगे 100 दिन में आप इसको कैसे गति देंगे? हमने जैसे कि निर्णय किया गया था, अपने लिए एक टाइम बाउंड कार्यक्रम रखा है। जैसे आपने ठीक कहा, 100 दिन के लिए भी, 1 साल के लिए भी, 2 साल के लिए भी। अभी उस पर उसको अंतिम शक्ल दी जा रही है, लेकिन मेरी अपनी कल्पना यह है कि हम पहले 100 दिन में जो मेरे दिल के करीब है कि एक बैम्बू पार्क असम में बनाएंगे, क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक, जो मुझे लगता है उसका ये महत्व रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ था। हिंदुस्तान का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो 90 साल पुराना है, अंग्रेजों के समय का, 1919 का, एग्जैक्टली 90 ईयर्स। उसमें पहली बार मोदी सरकार के द्वारा एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन किया गया और बैम्बू को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से बाहर निकाला गया, जो होम ग्रोन बैम्बू है, ताकि युवाओं को उसका लाभ हो सके। उसी पर चलते डोनर मंत्रालय की ओर से हमारी एक कल्पना है कि हम बहुत ही जल्द आने वाले कुछ हफ्तों में असम के किसी 6th शेड्यूल जिले में, जो थोड़े से पिछड़े जिले हैं, वहां पर एक भव्य बैम्बू पार्क स्थापित करेंगे, जो मुझे लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अपने किस्म का एक पहला इस प्रकार का संस्थान होगा। उसके अतिरिक्त बजट के निवेश को लेकर के लगभग 30 करोड़ प्रतिदिन 100 दिन लगाने का कुछ एक हमने ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं कि 100 दिन के भीतर ये लगेगा कि जब ये 5 वर्ष का नया कार्यकाल प्रारंभ हुआ है तो जिस गति से हम पहले चल रहे थे उस गति को बढ़ाया भी गया, बल भी मिला और उसमें वैल्यू एडिशन भी हो रही है। ये एक और चीज मैं जानना चाहता था, आप डोनर मंत्रालय के मंत्री हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि जैसे यदि आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो जो मेनलैंड से कनेक्ट था वो उतना विजिबल नहीं था मेनलैंड से जितना पिछले 5 साल में। आपको लगता है कि जो कनेक्ट विद द मेनलैंड है, दैट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि धीरे धीरे ये फ्रेज ही हमारी जहन से जाते रहे, वरना आप देखिए पिछले 6-7 वर्ष पहले आमतौर पर जब भी कोई चर्चा हुआ करती थी, जब भी अखबारों में कोई स्टोरी छपती थी तो कहा जाता था मेनलैंड, हिंटरलैंड। नाउ इट्स एज मच a part of the mainland. That distinction is no longer there and should not have been there because northeastern states are as much a state of India like any other state of the Indian Union.
और लोगों में लेकिन मानसिकता में वो चीज जाती रही है। और चूंकि आपने ये बात छेड़ी तो मुझे ये भी मौका मिला कहने का कि जो पूर्वोत्तर के बाहर हमारे छात्र होते थे उनको कभी कभी कुछ दुविधाएं होती थी और वो खबरों में आ जाती थी और उससे एक परसेप्शन बनता था। हमने आते ही पिछले 3 वर्ष में एक योजना बनाई और उसको आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में उदाहरण के तौर पर हमने उनके लिए छात्रावास बनाने शुरू किए। और रुक रहे हैं यहाँ पर एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and का उन्होंने कार्यकाल दिखाया है। हो सकता है 5 साल का कार्यकाल जो वो कह रहे हैं एक टर्म इनफ नहीं है, इनको एक दूसरा टर्म देना बनता है क्योंकि विपक्ष का नैरेटिव अट्रैक्टिव नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो मोदी जी को तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, ये देखिए सपने की बात है। ये इसमें हर कोई धराशायी हुआ है। लेकिन जिस अंदाज से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर काम नहीं करेंगे इस 5 साल में तो लोग तीसरा टर्म फिर देंगे, मुझे उस पर बहुत गहरा डाउट है। फोकस करता हुआ कन्वेंशन प्लस एक कम्युनिटी सेंटर, उसमें पुस्तकालय भी हो, संग्रहालय भी हो, लिविंग रूम्स भी हो, उस तरह का। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु में हमारा हॉस्टल पहले से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा उसका लोकार्पण हुआ, चुनाव से पहले की बात है वो। क्योंकि बेंगलुरु में जैसे आप जानते हैं कि हर प्रदेश की तरह पूर्वोत्तर के भी बहुत से छात्र रहते हैं, तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के भीतर बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी का नाम बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है, तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हमारा एक्सक्लूसिव हॉस्टल फॉर नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स। तो हमने सोचा कि पहले प्राथमिकता हम बच्चियों को दें ताकि उन्हें बाहर अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढने में ज्यादा दिक्कत आती है, उसके बाद आगे चल करके लड़कों के लिए भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ये इस तरह से घुल मिल गए हैं अब, और जहनी तौर पर इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। आप देखिए दिल्ली में भी किसी शोध संस्थान में चले जाइए, रिसर्च सेंटर में चले जाइए, विश्वविद्यालयों में चले जाइए, जो बेहतरीन स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता है, अध्यापक है, वो पूर्वोत्तर से हैं। अब उस बात की उनको मान्यता मिलने लगी है। सो आई थिंक वो मेन स्ट्रीम और हिंटरलैंड वाली बात समाप्त होती जा रही है। आपको लगता है कि मतलब अगले 5 साल में ये जो माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से हट जाएगी? बल्कि मैं तो ये कहूंगा, दो आई में साउंड लिटिल एम्बिशियस, पर मुझे ऐसा एक इंट्यूशन है 5 साल समाप्त होने से पहले एक ऐसा समय आएगा कि अपनी रोजगार को तलाशने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को तलाशने के लिए नॉर्थ ईस्ट विल बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जैसे आजकल अपने हमारे युवा अपनी जीविका तलाश करने के लिए गेम चेंजर है, दुबई जाते हैं, कोई इंग्लिस्तान जाते हैं, कोई कनाडा जाते हैं, और माता पिता को तो थोड़ा सा तकलीफ तो होती है जब कोई बच्चा कहता है कि मैं कनाडा जा रहा हूं या ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, तो पहले उसको माता पिता समझाते हैं नहीं, लेकिन फिर उसकी तरक्की में, प्रगति में वो आड़े नहीं आना चाहते। इसी प्रकार जब माता पिता को बच्चा कहेगा कि मैं मेघालय में जाकर के कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाह रहा हूं या अरुणाचल में, तो माता पिता भी उसको प्रोत्साहित करेंगे। और वो अब धीरे धीरे ट्रेंड पिछले 1-2 वर्ष में आरंभ हो गया। और चूंकि जैसा मैंने कहा, वी हैव unexplored potentials at a time when potentials at other states and places are gradually getting saturated or already have got saturated. इसलिए आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट विल बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एक वहां पर जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको लगता है कि वो कंट्रोवर्सी बाय एंड लार्ज सेटल हो गई है गिवन द काइंड ऑफ वर्डिक्ट यू हैव रिसीव्ड, और यू स्टिल वर्किंग ऑन सूदिंग द फ्रेड नर्व्स? नहीं, पहली बात तो यह है कि मोटे तौर पर कहा जाए कि शुरू में उसको लेकर के कुछ राजनीति भी रही, हालांकि द स्पिरिट बिहाइंड द लेजिस्लेशन एंड द आइडिया वाज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड इन लार्जर इंटरेस्ट। धीरे धीरे लोगों को बात समझने आने लगी कि ये किसी को जो थ्रेट परसेप्शन की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी के स्टेक्स को नुकसान पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी, ऐसी बात नहीं है। वो बात धीरे धीरे समझ आई और मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट हुई है, जो चुनाव में हमें परिणाम मिले हैं उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हुई है कि पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट आवर इंटेंशन वाज क्लियर एंड ऑनेस्ट एंड वेल मीनिंग। आप डोनर के अलावा एक और मंत्रालय, 2 और मंत्रालय होल्ड करते हैं, डीओपीटी, आप एमओएस पीएमओ भी हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेस एनर्जी है। इस मंत्रालय को लेके आपके क्या 100 दिन के प्लान्स हैं और अब तक
आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में क्या? मुझे प्रसन्नता है कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के इस समय बड़ी चर्चा भी चल रही है और सारे देश में बड़ा उत्साह है और बड़े बेसब्री के साथ उनको प्रतीक्षा है। हमारा चंद्रयान 2 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और इसका महत्व ये है कि ये चंद्रयान श्रृंखला भारत की इतनी लाभदायक सिद्ध हुई है कि यहां से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसको उपयोग में अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भी लाया, जिनकी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बड़ी पहले आरंभ हुई थी। अब हमारी तो अंतरिक्ष की खोज और शोध बहुत बाद में शुरू हुआ। जब अमेरिका और रूस ने अपनी अंतरिक्ष के कार्यक्रम शुरू किए थे तो मैं कई बार सोचता हूं, कल्पना करता हूं कि सारा भाई ने जब भी अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम हिंदुस्तान में शुरू किया होगा तो लोग हंसे होंगे, क्योंकि हमारी क्षमता ही उस समय कोई ज्यादा नहीं समझी जाती थी। हमारा अंतरिक्ष से नाता और संबंध ही क्या था? हम तो कविता बोलते थे कि चंदा मामा दूर के इत्यादि इत्यादि, लेकिन वहां से हम आज यहां पहुंचे हैं कि हमारी इनपुट्स का उपयोग नासा जैसे एडवांस सेंटर्स कर रहे हैं। और चंद्रयान का यहां तक संबंध है, मैं एक ही वाक्य में आपको एक उदाहरण दूंगा तो मुझे लगता है उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अमेरिका ने अपना सबसे पहला मानव चंद्रमा की धरती पर लैंड करवाया था सन 1969 में, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने वहां पैर रखते ही चांद की धरती पर एक बड़ा ऐतिहासिक वाक्य कहा था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन पर ए ह्यूज स्टेप फॉर जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। और मैं अक्सर ये कहता हूं, दो इन अ लाइटर वेन, कि वो वहां से घूम करके आए, वापस लौट आए। उसके कई वर्ष के बाद हमारा चंद्रयान वहां गया और चंद्रमा पर पानी के होने का प्रमाण लेकर के आया। तो जो उनके लैंड किए हुए मानव थे उन्होंने पानी नहीं देखा। The existence of water on the surface of moon was picked up by Chandrayaan sent by India, Chandrayaan 1। और उसका महत्व क्या है कि पानी के अस्तित्व से, और the presence of water may be a direct or indirect indication of the possibility of human habitat। H2O होता है पानी, तो इसका मतलब है कि शायद वहां ऑक्सीजन की भी संभावना है, मानव वहां जीवित रह सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इस बात को नासा ने कबूल किया और उसी के ऊपर शोध करते करते नासा ने आगे कहा कि शायद वहां बारिश भी होती होगी चंद्रमा पर। इसी का एक्सटेंशन होने वाला है हमारा चंद्रयान 2, जो 15 जुलाई को जाएगा, वहां सितंबर में लैंड करेगा। और इस बार उसके साथ एक एडिशन ये हो गई कि उसके साथ एक लैंड रोवर रहेगा, एक तरह का रोबो, जो वहां से सैंपल्स इत्यादि इकट्ठे करके आएगा। और उसके बाद स्वतंत्रता के 75 वर्ष होते होते, ऑन द ईव ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, हमारा पहला मानव मिशन, ह्यूमन मिशन अंतरिक्ष में जाएगा। हालांकि पहले एक हिंदुस्तानी होके आया, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, लेकिन वो मिशन हमारा नहीं था। तो दिस विल बी टोटली मेक इन इंडिया मिशन, नट बोल्ट से लेकर के एस्ट्रोनॉट। और उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई, अगले 4-5 महीने में वो संपन्न हो जाएगी। फिर 1.5-2 वर्ष उनका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग रहता है, डिपेंडिंग ऑन देयर बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, एडेप्टेबिलिटी एक्सेट्रा। और उसके उपरांत 7 दिन का वो मिशन रहेगा, वो अंतरिक्ष में रहेंगे और 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मिशन जाएगा। और फिर आगे चल करके हमने 2030 तक प्लानिंग कर ली है। 2030 में हमारा, या 29 में हमारा स्पेस स्टेशन, कि अंतरिक्ष में हमारा एक, मेरा अगला सवाल वही था कि तो जो हमने धरती में जैसे स्पेस स्टेशन बनाए हैं वहां पर हमारा स्पेस स्टेशन रहेगा, जिसमें यहां से हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट जाकर के कुछ देर रह करके प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात, चूंकि यह बात आपने छेड़ी है, तो जो मैं कहता हूं मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जहां तक स्पेस का संबंध है, और उसका भी श्रेय व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वी हैव वाइडन्ड द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन द ईज ऑफ लिविंग एंड इन डे टू डे लिविंग। और मैं एक वाक्य में ये कहूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी टुडे हैज रीच्ड ईच एंड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। और इसका श्रेय इसलिए मोदी जी को जाता है कि आज से लगभग 3 वर्ष पहले यहां दिल्ली में ही एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई, क्योंकि स्पेस का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, फॉर हिस्टोरिक रीजंस, क्योंकि सतीश धवन वहां रहते थे और उस प्रकार से वहीं से वो शुरू हुआ। तो यहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को बिठाया गया अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ,
उन्होंने इस बात का अध्ययन किया, विचार किया, चर्चा की कि किस प्रकार स्पेस का उपयोग किया जा सकता है। और आज उसका परिणाम यह है कि पहली बार हिंदुस्तान में जितनी आपकी रेल ट्रैक्स बन रही हैं उसका सर्वे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए सर्वे स्पेस टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक में तो हम पहले ही बड़े माहिर थे, आजकल तो हम विदेशों को भी अपना सहयोग दे रहे हैं। अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग्स उसको हम कर रहे हैं। मनरेगा को हमने जियो टैगिंग कर दिया। तो ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग टू ब्रिंग अबाउट ईज ऑफ लिविंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टू ऑल्सो अवॉइड पिल्फरेज ऑफ द एक्सचेकर, ये सब पिछले 3-4 वर्षों में हुआ है। सर, जिस तरह से आपका डोनर मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के ऊपर स्पेशल फोकस कर रहा है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आईटीवी नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट में 7 भाषाओं में अपना चैनल लॉन्च करना जा रहा है। उसके लिए हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि आप वहां नहीं, इट विल बी ए प्रिविलेज। और साथ ही साथ आप भी बधाई के पात्र है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करते हुए जब आप इस तरह का फैलाव करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं अपने नेटवर्क की, तो दूसरों को भी ये समझने का अवसर मिलता है कि कितना अधिक पोटेंशियल है इस क्षेत्र में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका आईटीवी नेटवर्क के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। थैंक यू वेरी मच। और एक बढ़िया सी ताली का राउंड होना चाहिए सर के लिए। और इसी के साथ रुक रहे हैं हम।